अस्सलामु अलैकुम। सुबह मेरी आंख शाकाल के दरवाज़ा खटखटाने की वजह से खुली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? क्या रात देर तक जागते रहे हो जो इतनी गहरी नींद सो रहे थे? मैं उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। वो अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो मैं भी उसके पीछे चल दिया। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि रात शामा की तरफ से एक और हमला हो चुका है? उसने कहा। नहीं, मैंने ताज्जुब भरे लहजे में जवाब दिया। उसने उन पहली वाली बदरूहों से ज्यादा खतरनाक बदरूहें भेजी थी, शाकाल ने बताया। फिर मैं कुछ परेशान हो चुका था। शायद वो मेरी परेशानी को भांप गया। बोला, घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन मैंने बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं। रात में आने वाली बदरूहों का भी वही हशर हुआ जो पहली वाली बदरूहों का हुआ। इस मर्तबा मैंने शामा की भेजी हुई बदरूहों को नज़दीक नहीं आने दिया। मैंने उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही कुछ बदरूहें उनको ख़त्म करने के लिए रवाना कर दी। यही वजह थी कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ और तुम्हारी आंख न खुल सकी। अब तुम मुँह हाथ धोकर नाश्ता कर लो, आओ मेरे साथ, उसने कहा और उठकर बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल दिया। वो मुझे लेकर घर के आखिर में बने हुए गुसल खाने में आ गया। शाकाल ने कहा, तुम मुँह हाथ धोकर अपने कमरे में पहुँचो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर चला गया। मैं हाथ मुँह धोकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। थोड़े ही फासले पर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने अपने सीधे हाथ की तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा कमरा था। आवाज़ें वहीं से आ रही थी और सामने शाकाल चूल्हे पर बैठा कुछ बना रहा था। मैं समझ गया कि यह बावर्ची खाना है। मैं रुका नहीं और अपने कमरे में आकर बिस्तर ठीक करने लगा। अचानक मेरा ध्यान रात में होने वाले वाक़ये की तरफ चला गया। जब मैंने अपने हाथों की जगह किसी इंसानी ढांचे के हाथ देखे थे, खौफ की एक हल्की सी लहर मुझे अपने बदन में महसूस हुई, लेकिन मैंने जल्दी इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। कुछ देर बाद शाकाल नाश्ता लेकर आ गया। लो भाई, नाश्ता कर लो, अंडा, दूध, चाय, रोटी सब कुछ मौजूद है। तुमने इतनी जहमत क्यों की? मैंने उसे कहा। देखो भाई, तुम जब तक यहाँ हो मेरे मेहमान हो और मैं अपने मेहमानों की खूब खिदमत करता हूँ, शाकाल ने कहा। मैं उसकी बात पर हंस दिया और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। शामा की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज मैं उस पर हमला करूँगा। तो क्या तुम भी अपने साथ बदरूहें वगैरह लेकर जाओगे? मैंने पूछा। हाँ, मेरे साथ और भी कई किस्म की बलाएं होंगी, उसने हंसकर जवाब दिया। क्या ये हमला ज़रूरी है? मैंने पूछा। शामा पर हमला बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि जब तक उसको सबक नहीं दिया जाएगा वो यूं ही तंग करता रहेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस पर हावी रहोगे? मैंने पूछा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उस पर हावी रहूँगा। वैसे तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करके जाऊँगा, उसने कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने चाय की प्याली उठाई और आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियां लेने लगा। साथ ही सोच रहा था कि अगर शाकाल अपने हमले में कामयाब ना हो सका तो इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं। इस बात का इम्कान था कि शामा शाकाल को शिकस्त देने के बाद अपना पुराना मकसद पूरा करे, यानी मुझे ढांचा बना दे, या फिर ये हो सकता था कि वो मुझे कैद करके अपने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करे। इस बात का अंदेशा भी था कि वो मुझे जिंदा ही ना छोड़े। अचानक शाकाल के कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ देर के बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, हाँ भाई, तुमने नाश्ता कर लिया या और करना है? वो मेरे सामने पड़ी नाश्ते की अशिया को देख रहा था। नहीं, बस कर लिया नाश्ता, मैंने चाय खत्म करने के बाद कप रखते हुए जवाब दिया। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने बताया ना कि मैं नाश्ते में ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता। अच्छा ठीक है, मैं ये बर्तन रख आता हूँ और फिर तुम्हें समझाता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या करना है, उसने कहा और बर्तन समेट कर ले गया। मैंने सोचा कि जब वो वापस आएगा तो मैं उसे शामा पर हमला करने से रोकने की एक आखिरी कोशिश और करूंगा। कुछ ही देर बाद वो वापस आ गया और एक टांग चारपाई पर रखकर बैठ गया, जबकि उसका दूसरा पांव जमीन पर ही था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, मैंने शाकाल की तरफ देखते हुए कहा। क्या कोई ऐसी सूरत नहीं कि तुम उससे जंग किए बगैर उसे सबक सिखा दो? नहीं, अगर मैंने उस पर हमला नहीं किया तो उसकी तरफ से हमलों में शिद्दत आ सकती है और उसका कोई भी वार हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि मैं उस पर हमला कर दूं। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं इंतहाई एहतियात से अपना काम करूंगा और उसकी तरफ से दबाव की सूरत में पीछे भी हट जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, शाकाल ने मुझे समझाने के अंदाज में कहा। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद बोला, मैं इस घर के गिर्द हिसार खींच जाऊंगा। तुम इस घर में आज़ादी से घूम फिर सकते हो। बावर्ची खाने में खाने पीने की बहुत सी अशिया मौजूद हैं, जो चाहो खाओ पियो, लेकिन एक एहतियात करना कि इस कमरे के अलावा और किसी कमरे में ना जाना। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा।
अच्छा, अब मैं हमले की तैयारी करता हूँ। तुम चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो, लेकिन जब मैं तुमसे कहूँ तो वापस अंदर आ जाना, क्योंकि मेरे साथ जो बदरूहें वगैरह जाएंगी हो सकता है तुम उन्हें देखना ना चाहो। उसने कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्या तुम्हारे साथ जाने वाली बदरूहें बहुत ज्यादा खौफनाक हैं? मैंने कहा। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा खौफनाक। आम आदमी अगर उन्हें रात ही में देख ले तो खौफ से ही मर जाए। खैर, तुम भी ना देखना, हो सकता है वो तुम्हें अच्छी ना लगे। नहीं, मैं उन्हें जरूर देखूंगा, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। मैं जानता हूं तुम बहादुर आदमी हो, लेकिन साबित करने की जरूरत नहीं, उसने कहकहा लगाकर कहा। वो यकीनन मेरे ख्यालात समझ गया। नहीं नहीं, मैं बहादुरी नहीं दिखाना चाहता। तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल में उन्हें देखने का शौक पैदा हुआ है। वो बोला, अच्छा चलो ठीक है, जब हम रवाना होंगे तो तुम देख लेना। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद शाकाल मेरे पास आया और बोला, अच्छा भाई सुल्तान, हम जा रहे हैं। मैंने जो हदायत दी हैं वो याद रखना। तुम फिक्र न करो, मुझे सब याद रहेगा, मैंने बैठते हुए कहा। तो फिर ठीक है, मुझे इजाज़त दो। क्या रास्ते में तुम्हारी बलाओं को कोई देख नहीं लेगा? मैंने जहन में उभरने वाला सवाल उससे पूछ लिया। नहीं, हम ऐसे रास्ते से जाएंगे जहां से हमें कोई नहीं देख सकता, और फिर सबने ही कुछ ना कुछ ओढ़ लिया है, इसलिए उन्हें देखकर यही अंदाजा होगा कि वो औरतें हैं जो पर्दा किए हुए हैं, उसने जवाब दिया। फिर मुड़कर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो उन्हें देख लो। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। वो कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ चल दिया जहां उसके कहने के मुताबिक बदरूहें थीं। उसने मुझे हाथ से बाहर ही रुकने का इशारा किया और उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगा, लेकिन फिर अचानक रुक कर बोला, तुम अपने कमरे के सामने चले जाओ। मैं उसकी हदायत के मुताबिक अपने कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो कमरे से बरामद हुआ। मैं मुंतजिर था कि उसके पीछे बदरूहें और बलाएं वगैरह भी निकलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाकाल ने कमरे से बाहर आकर मेरी तरफ नहीं देखा, वो दूसरे कमरे में चला गया। फिर कुछ देर बाद जब वो वहां से निकला तो तब भी उसके साथ कोई नहीं था। मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। इस तरह वो बाकी तमाम कमरों में गया, वापस बाहर आ गया, लेकिन किसी कमरे से कोई बला या बदरू बरामद नहीं हुई। इस वक्त जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं। मैं उसकी हरकत और बात समझ नहीं सका। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसने कमरों में जाकर क्या किया है और क्या वजह है कि वो इस वक्त नहीं जाना चाहता। मैंने पूछा, क्या कोई खास वजह है इस वक्त ना जाने की? हाँ, उसने कहा और कुछ सोचने लगा। आओ चलकर धूप में बैठते हैं। हम दोनों सेन में आकर उसी दरी पर बैठ गए जो कल शाकाल ने बिछाई थी, और फिर शामा की तरफ से भेजी गई बलाओं की वजह से उसे उठा नहीं सके। मैंने शाकाल की तरफ देखा, वो अब भी सोचों में गर्क था। मैं आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। मैं नहाने का बहाना करके अंदर आ गया। जब नहाकर बाहर आया मैंने देखा कि शाकाल अब तक वहीं बैठा हुआ था और किसी सोच में गर्क। दोपहर का खाना शाकाल ने मुझे मेरे कमरे में ही दिया और खुद दूसरे कमरे में खाना खाया। खाना खाते हुए मुझे याद आया कि उसने कहा था कि उसका खाना जरा अलहदा होता है। धीरे धीरे शाम आ गई, लेकिन अब तक शाकाल का रवाना होने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे जाने के बारे में पूछना मुनासिब ख्याल ना किया। रात का खाना भी उसने मुझे कमरे में दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर खाया। खाने से फारिग होकर उसने मुझसे कहा, अब मैं रवाना होना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर एक खौफ की लहर मेरे बदन में दौड़ गई, लेकिन यह खौफ वक्ती था और चंद लम्हों से ज्यादा मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले सका। ठीक है, तुम जाओ, ये कहकर मैं खामोश हो गया। लेकिन क्या? वो जाने लगा, फिर अचानक मुड़कर मुस्कुराते हुए मुझे देखकर बोला, क्या अब भी तुम बदरूहों वगैरह को देखना चाहोगे? हाँ जरूर, मैंने अटल और मजबूत लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर देख सकते हो, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं उठकर कमरे के दरवाजे पर आ गया। शाकाल ने न जाने किस वक्त बरामदे में एक लालटेन जलाकर लटका दी, जिसकी रोशनी में आसपास काफी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। मैंने लालटेन से नजरें हटा ली और शाकाल का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद शाकाल उस कमरे से बरामद हुआ जिसमें बदरूहें थी। उसके बाहर आने के बाद उस कमरे में से एक बला का पैर बाहर आते देखा। वो बला वाकई बेहद खौफनाक थी और कोई आम इंसान उसे रात में देखकर मर भी सकता था। इसके बाद उस जैसी चारों और बलाएं कमरे से बाहर आईं। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई खूंखार जंगली दरिंदा गुर्रा रहा हो। वो पांचों कमरे से बाहर निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ चली गईं। शाकाल एक और कमरे से बाहर निकला तो उसके आने के बाद कुछ ऐसे इंसानी ढांचे वहां से बरामद हुए जिनके सर की जगह सांपों के सर थे और वह सांपों की तरह फुंकार भी रहे थे। उनकी तादाद 10 थी। वो भी घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ चले गए। इसके बाद एक और कमरे से शाकाल के निकलने के बाद कुत्ते नुमा जानवर निकले। उनके सर इंसानों से मुशाबा थे। उनकी तादाद 12 थी।
वो भी पहले वाली बलाओं और ढांचों की तरह घर के दरवाजे की तरफ चले गए। शाकाल मेरे पास आया और बोला, आज मैं इतनी ही फौज के साथ हमला करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो ज्यादा फौज भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शामा के साथ आज की झड़प के लिए ये सब काफी हैं। फिर उसने घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी नजरें बेख्तियार उस तरफ उठ गईं, लेकिन वहां अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता उन बलाओं की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शाकाल कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, घबराना नहीं, और हाँ, तुम्हें मेरी हदायत याद है ना? हाँ, मुझे याद है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम चाहो तो सो सकते हो, उसने कहा और उन बलाओं वगैरह की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर अपनी जगह खड़ा घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे वहां कुछ नजर न आ सका। अलबत्ता मुझे शाकाल और उसके साथियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसे अंदाजा होता था कि वो सब घर से बाहर जा रही हैं। काफी देर तक उनकी आवाजें आती रहीं। उसके बाद गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चिटकनी लगाई और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। मैं बहुत देर तक सोचों में गुम रहा। फिर किसी वक्त मुझे नींद आ गई। रात के ना जाने कौन से पहर अचानक मेरी आंख खुल गई। लिहाफ मेरे ऊपर मौजूद नहीं था और मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था। मैंने जो ही लिहाफ उठाकर अपने ऊपर डालना चाहा तो खौफ से मैं लरस गया। आज भी मेरे दोनों हाथ किसी इंसानी ढांचे के हाथ की तरह हो रहे थे। मैंने गैर इरादी तौर पर नजरें हाथों पर से हटा ली और कुछ देर तक खौफ की वजह से साकित लेटा रहा। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ वजनी हो रहे हैं। कुछ देर के बाद जब मैंने अपने हाथों की जानिब देखा तो वो बिल्कुल ठीक थे। मैं उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। इससे पहले जब ये वाक़या पेश आया था तब तो मैं इसे वहम समझकर भूल गया, लेकिन आज मैं इसे वहम नहीं समझ सकता, इसलिए कि आज मैं इस वाक़ये की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा था। मैंने रोशनदान की तरफ देखा। मैं वहां तख्ता लगाना भूल गया था। वहां से मुझे बाहर गहरा अंधेरा दिखाई दिया। इसका मतलब था कि सुबह होने के कोई आसार नहीं। मैंने कई बार अपने हाथों को गौर से देखा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया और लिहाफ अपने ऊपर डाल लिया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। काफी देर तक मैं बिस्तर पर यूं ही लेटा रहा और आखिर मैं दोबारा उठकर बैठ गया। मैंने बैठे बैठे लिहाफ अपने कंधों पर डाल लिया और सोचता रहा कि आखिर क्या वजह है जो मेरे हाथ इंसानी ढांचे के हाथों की तरह हो जाते हैं। मैं इन्हीं सोचों में था कि बाहर मुझे कुछ आहटें सुनाई दी। मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। किसी जंगली जानवर जैसी गुर्राहटें सुनाई दे रही थी। मैं परेशान हो गया। मुझे ख्याल आ रहा था कि हो सकता है शाकाल जाता हुआ बाहर का दरवाजा खुला छोड़ गया हो और कोई जंगली जानवर घर में घुस आया हो। अचानक मुझे रोशनदान की तरफ आहट सुनाई दी। मैंने फौरन उस तरफ देखा। वहां मुझे दो सुरख सुरख आंखें दिखाई दी। उन्हें देखकर मेरे बदन में खौफ की लहरें दौड़ने लगीं। मैंने दिल में यह कहकर तसल्ली दे ली कि शाकाल के कहने के मुताबिक मैं घर के अंदर हर तरह से महफूज था। मैंने सोचा कि क्या ये वाकई कोई जंगली जानवर है? अगर ऐसा है तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कमरे के अंदर नहीं आ सकता और मुझे उम्मीद थी कि सुबह का उजाला होते ही ये जानवर यहाँ से भाग जाएगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि दोनों सुरख आंखें रोशनदान से कुछ पीछे हट गईं। मैं समझा कि शायद वो जा रहा है, लेकिन उसने अपना एक हाथ रोशनदान के अंदर डाल लिया। ये एक इंसानी ढांचे का हाथ था। मेरे तन बदन में सनसनी दौड़ गई। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि कोई बदरू है। उसका हाथ अंदर आकर मुझसे काफी दूर रुक गया। फिर उसने अपना दूसरा हाथ भी अंदर डाल दिया। अब वो अपने जिस्म को आड़ा तिरछा करके अंदर दाखिल हो रहा था और मुझे अपना खून रगों में मुंजमद होता महसूस हो रहा था। वो बला अब अपना तकरीबन आधा जिस्म रोशनदान से अंदर दाखिल कर चुकी थी और मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ ही देर बाद वो मुकम्मल तौर पर अंदर आ जाएगी और अंदर आने के बाद वो मेरे साथ जो कुछ करेगी उसका अंदाजा मुझे बखूबी था। मैं हिम्मत करके चारपाई से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर वो बला अंदर आ गई तो मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाऊंगा और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दूंगा ताकि वो बला कमरे में बंद हो जाए और मैं बावर्ची खाने में पनाह ले लूंगा। मुझे मालूम था कि बावर्ची खाने में कोई खिड़की या रोशनदान वगैरह नहीं। बला अब कमर तक अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ही मुझे उसके हाथ ढीले होते हुए महसूस हुए और कुछ ही देर के बाद वो निढाल होकर बेहोश हो गई। अब वो रोशनदान में बेहिस्सो हरकत लटक रही थी। मैंने सोचा कि आखिर इसे क्या हो गया। मैं बहुत देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि अब वो कब दोबारा हरकत करेगी, लेकिन जब उसने कोई जुम्बिश ना की तो मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से वो बला ख़त्म हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि वो शामा की तरफ से भेजी गई बला हो, लेकिन शाकाल ने कोई ऐसा अमल किया हो जिसकी वजह से वो बला मेरे करीब आने से पहले ख़त्म हो गई। मैं काफ़ी देर तक अपनी जगह खड़ा बहुत कुछ सोचता रहा। फिर मैंने फैसला किया कि इस बला के करीब नहीं जाना चाहिए।
बल्कि अपनी चारपाई खींचकर अंदरूनी कमरे के दरवाजे के साथ लगा लेनी चाहिए, ताकि वो बला अगर कोई हरकत करे तो मैं फौरन बाहर जा सकूं। मैं धीरे धीरे चारपाई की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी नजरें मुसलसल उस बला पर थी। मैंने चारपाई आहिस्ता आहिस्ता खींचकर दरवाजे के साथ लगा ली और खुद चारपाई पर लिहाफ अपने ऊपर डालकर बैठ गया। मेरी नजरें अब भी उस बला पर थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन उस बला ने कोई हरकत नहीं की। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो खत्म हो चुकी है। मैं धीरे धीरे चारपाई से नीचे उतरा और निहायत मोहतात अंदाज में चलता हुआ उस बला तक पहुंच गया। मैंने उसे छूकर देखना चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं कुछ देर उस बला के करीब खड़ा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने हिम्मत करके उसे छूने का फैसला किया। उसके एक हाथ की उंगली पकड़ते हुए मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी उंगली पकड़ ली और उसका हाथ दाएं बाएं हिलाकर देखा। उसका जिस्म बेजान था। मुझे यकीन हो गया कि वो खत्म हो गई। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। मुझे नींद ने सताना शुरू कर दिया। मैंने एक बार फिर रोशनदान में लटकी बला की तरफ देखा। वो बेहिस्सो हरकत वहां पर लटकी हुई थी। मैंने सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन मुझे यह खतरा था कि कहीं मेरे सोने के बाद वो फिर से ना उठ जाए। मैंने सुबह तक का वक्त जाग कर गुजारने का फैसला किया। मैं नींद दराज हो गया और अपनी नजरें उस बला पर जमा ली। कुछ देर के बाद मुझ पर नींद का गलबा होने लगा। मैंने गर्दन झटक कर नींद से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में ज्यादा कामयाब ना हो सका और ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि दिन हो चुका है। मैंने रोशनदान की तरफ देखा, लेकिन अब बला वहां नहीं थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं क्यों सो गया। ये तो अच्छा हुआ कि वो बला अंदर नहीं आई और शायद उठने के बाद वापस चली गई। मेरे सोते हुए अगर वो अंदर आ जाती तो मुझे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मैंने कमरे से बाहर आकर सबसे पहले उस रोशनदान का जायजा लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दूर दूर तक नजरें डाली, लेकिन वो बला कहीं नजर नहीं आई। मैं वापस घर में आ गया। बरामदे और अपने कमरे में मौजूद लालटेनें मैंने बुझा दी। मुंह हाथ धोने के बाद मैं बावर्ची खाने में चला गया। वहां नाश्ता तैयार करने के बाद मैं अपने कमरे में ले आया और चारपाई पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद कमरे से बाहर आ गया। दरी अब तक सहन में बिछी हुई थी, लेकिन रात को शाकाल और उसके साथियों के जाने की वजह से बेतरतीब हो गई। मैंने सहन में आकर उसे दुरुस्त किया और कुछ दूर पड़े हुए तकिए लाकर उस पर रख दिए। एक तकिया कमरे में डालकर मैं आराम से बैठ गया। अब मुझे शाकाल का इंतजार था। मैं दोपहर तक धूप से लुत्फ अंदोज होता रहा, लेकिन शाकाल ना आया। मुझे भूख लगने लगी तो मैं बावर्ची खाने में आ गया। जमीन पर रखी हांडियों को मैंने बारी बारी खोल कर देखा। एक में मुझे सालन नजर आ गया, लेकिन सर्दी की वजह से शोरबा जमा हुआ था। मैंने एक चूल्हे में लकड़ियां जलाईं और सालन गर्म करने के लिए रख दिया। रोटी के लिए मैंने मुख्तलिफ बर्तनों का जायजा लिया, मगर रोटी कहीं नजर न आई। अलबत्ता एक बर्तन में मुझे आटा नजर आ गया। मैंने चूल्हे पर से सालन की हांडी उतार कर नीचे रख दी और रोटी पकाने के लिए तवा और दीगर अशिया इकट्ठी करने लगा। आज से पहले मैंने कभी रोटी नहीं पकाई। अलबत्ता अम्मी और दीगर कई खवातीन को आटा गूंद कर रोटी पकाते देख चुका था। मैंने भी उनके ही तरीके पर अमल किया और कुछ ही देर में आटा गूंद लेने में कामयाब हो गया। तवा चूल्हे पर रखने के बाद बेलन की मदद से रोटी बनाकर उस पर रख दी। सालन अब तक गर्म था। मैंने एक बर्तन में सालन डाला और वहीं बैठकर खाना खाने लगा। खाने से फारिग होकर मैं कुछ देर सहन में टहलता रहा। आखिर थक कर दरी पर बैठ गया। मैं शाकाल के ना आने की वजह से काफ़ी परेशान था। मैं सोच रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। शाकाल खुद कई मरतबा मेरे सामने शामा की ताकत का एतराफ़ कर चुका था, इसलिए मुझे ख्याल आ रहा था कि कहीं शामा ने उसको शिकस्त तो नहीं दे दी। ऐसी सूरत में हो सकता था कि शाकाल ख़त्म हो चुका हो या शामा ने उसे कैद कर लिया हो। मुझे यकीन था कि उसके मर जाने के बाद शामा मुझे नहीं छोड़ेगा। वो यकीनन मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करता, या फिर यह भी हो सकता था कि वो गुस्से या किसी और वजह से मुझे मौत के घाट उतार देता। सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जा रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि अब शाकाल को वापस आ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि कल की तरह का कोई वाकया आइंदा भी मेरे साथ पेश आए। मैं जानता था कि अगर मैं शाकाल को उस ढांचे के मुतल्लिक बताऊंगा तो यकीनन आइंदा के लिए वो कोई ऐसा बंदोबस्त करेगा कि ऐसा वाकया पेश नहीं आए। इसके अलावा वो मुझे सही तौर पर बता सकेगा कि वो ढांचा कौन था और शाकाल की तरफ से कायम किए जाने के बावजूद अंदर कैसे आ गया। मैंने दूर पहाड़ों में ढलते हुए सूरज की तरफ देखा। अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ ही देर में सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाएगा। मैं बेचैनी से सहन में टहलने लगा। मैं बार बार घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरी निगाहें शाकाल की मुंतजिर थीं। वक्त गुजरता रहा। बिलाखिर सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया और हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। फिर मैं बावर्ची खाने में आ गया। माचिस उठाकर मैं अपने कमरे में आ गया
लालटेन जलाने के बाद मैंने बरामदे में लटकी लालटेन भी जला दी। फिर जल्दी जल्दी मैंने बावर्ची खाने में खाना गर्म करके खाया। मैं चाहता था कि मैं गहरा अंधेरा होने से पहले पहले अपने कमरे में चला जाऊं। खाने से फारिग होकर मैं बावर्ची खाने से बाहर आया। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन हर चीज़ अब भी हल्की हल्की नजर आ रही थी। मैंने घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा और कुछ देर मुसलसल उसे देखता रहा। शाकाल वापस न आया। मैं मायूस होकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल दिया। अभी मैं अपने कमरे से काफ़ी दूर था कि किसी की दबी दबी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। मैं अपनी जगह पर साकित हो गया और पूरी तवज्जो उस आवाज़ की जानिब मबजूल कर दी। जल्द ही मुझे पता चल गया कि वो आवाज़ें उसी कमरे की जानिब से आ रही हैं जिसके दरवाजे के सामने मैं उस वक्त खड़ा था। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। मुझे बचाओ और मुझे यहाँ से निकालो के अल्फाज कह रही थी। अंदाज़ा हो रहा था कि वो चीख रही है, लेकिन यूँ लगता था जैसे वो बहुत दूर हो। मैंने कमरे के दरवाजे के साथ अपना कान लगा दिया। उसके बाद बंद दरवाजे से ज़रा हटकर आवाज़ों को सुना और एक बार फिर कान दरवाजे के साथ लगा दिया। मैं दोबारा दरवाजे के साथ कान लगाकर और एक बार फिर पीछे हटकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि क्या वाकई आवाज़ें इसी कमरे से आ रही हैं या कहीं और से। लेकिन अब यह बात साबित हो चुकी थी कि आवाज़ अंदर कमरे से आ रही है। मैं कुछ देर आवाज़ों को गौर से सुनता रहा। ऐसा लगता था कि चीखने वाली औरत या लड़की इंतहाई तकलीफ में है और वो ये भी कह रही थी कि अगर उसकी मदद ना की गई तो वो जल्द ही मर जाएगी। मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा कि आखिर शाकाल ने इस कमरे में किसको बंद कर रखा था। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि दरवाजे के ऊपर की कुंडी खोलकर अंदर चला जाऊं और अंदर जो कोई भी है उसकी मदद करूं। लेकिन फिर मुझे शाकाल की तंबीह याद आ गई। उसने मुझे किसी भी कमरे में जाने से मना किया था। मैं सोचने लगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। आने वाली आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि अंदर वाली लड़की की तकलीफ बढ़ती जा रही है और अब वो ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही है। मैं सोचने लगा कि कमरे का दरवाज़ा खोल लूँ या नहीं। अचानक लड़की फिर चीखी, मुझे इस अजाब से बचाओ शाकाल, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज सुनकर मैं चौंक गया। इसका मतलब था कि शाकाल ने अंदर किसी को कैद कर रखा है और अपनी कुछ शराइत मनवाना चाहता है और उस लड़की ने अब तक उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अब वो इतनी मजबूर हो गई है कि शाकाल की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार थी। अंदर से एक बार फिर चीखें उभरी। वो शाकाल को मदद के लिए पुकार रही थी। शायद उसे इल्म नहीं था कि कमरे से बाहर घर में कौन कौन रह रहा है। अगर ऐसा होता तो यकीनन वो किसी और को भी पुकार सकती थी। चीखें मादूम हो गईं। शायद वो लड़की थक गई या फिर यह भी हो सकता था कि बेहोश हो गई। हर किस्म के ख्यालात और खतरात को जहन से निकालते हुए मैंने कमरे की कुंडी आहिस्ता से खोल दी, लेकिन अंदर वाज़े तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर लटकी हुई लालटेन की रोशनी की वजह से मामूली सी रोशनी उस कमरे में फैली हुई थी, लेकिन ये रोशनी नाकाफ़ी थी और इतनी सी रोशनी में ना तो ठीक तरह से कमरे का जायजा लिया जा सकता था और ना ही कोई कार्रवाई की जा सकती थी। मैंने बरामदे में पड़ी हुई लालटेन उतारी और उसे लेकर दोबारा कमरे के दरवाजे पर आ गया। लालटेन की रोशनी की वजह से अब कमरे की हर चीज़ साफ नजर आ रही थी, लेकिन मुझे यह देखकर हैरत हुई कि कमरे के किसी भी हिस्से में कोई लड़की मौजूद नहीं। मैं कुछ परेशान हो गया। अंदर कमरे में सिर्फ एक पलंग और कुछ दूसरी चीज़ें पड़ी थी। मैं वहीं रुककर सोचने लगा कि आखिर वो चीखें कहाँ से आ रही थीं। अभी मैं वापसी के बारे में सोच ही रहा था कि किसी के कराहने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुझे सुनाई देने वाली आवाज़ करीब से ही आ रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर सारे कमरे पर निगाह डाली। शाकाल, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की की आवाज़ मुझे एक बार फिर सुनाई दी। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं फ़ौरन नीचे बैठ गया और झुककर अपना एक कान ज़मीन के साथ लगा दिया। आवाज़ें ज़मीन के अंदर से आ रही थीं। मैं समझ गया कि नीचे कोई तहखाना है। मैंने अपने अतराफ में नज़र डालकर जायजा लिया और मालूम करने की कोशिश की कि तहखाने में जाने का रास्ता किस तरफ है, लेकिन कोई ऐसी जगह दिखाई ना दी जहाँ तहखाने का दरवाज़ा हो सकता। मैंने करीब रखी लालटेन उठाई और कमरे के एक कोने में आ गया। यहाँ ज़मीन पर बैठकर मैंने हाथ की मदद से तहखाने का दरवाज़ा तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं। फिर मैं कमरे के दूसरे कोने में आ गया। यहाँ भी कुछ देर की कोशिश के बाद पता चला कि यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं। कमरे के तीसरे और चौथे कोने का जायजा लेने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि वहाँ तहखाने में जाने का कोई रास्ता नहीं। तो मैं मायूस सा हो गया। मैं वहाँ मौजूद चारपाई पर बैठ गया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, ये भी तो हो सकता है कि इस चारपाई के नीचे कोई दरवाज़ा मौजूद हो। मैंने हाथ में पकड़ी लालटेन एक तरफ रख दी और चारपाई के दो पाए उठाकर उसके नीचे की ज़मीन का जायजा लेने लगा। यहाँ एक छोटी सी चटाई पड़ी थी। मैंने उसे भी उठाकर एक तरफ कर दिया। चटाई के हटते ही मुझे तहखाने का दरवाज़ा नज़र आ गया।
मैंने फौरन कुंडा पकड़कर तय खाने के दरवाजे को ऊपर की तरफ खींचा। दरवाजा हटते ही अजीब सी बदबू मेरे नथनों में घुसने लगी। मैंने तय खाने के अंदर लालटेन लटकाकर अंदर का जायजा लिया। अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। जल्द ही मुझे एक लड़की भी नजर आ गई जो रस्सियों से बंधी हुई थी और हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसके चेहरे से अंदाजा लगाया कि उसकी उम्र 24-25 साल के लगभग थी। नकाहत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके उलझे गंदे बाल और कपड़े देखकर अंदाजा हो रहा था कि उसे वहां बंद हुए कम से कम 1 माह हो चुका है। तुम कौन हो? उसने कमजोर सी आवाज में पूछा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उससे सवाल कर दिया। मैं एक मजलूम औरत हूँ। शाकाल ने मुझे कैद कर रखा है, मेरी मदद करो। मैंने सोचा कि पहले इसे आज़ाद करवाया जाए, उसके बाद खाना वगैरह खिलाकर इसे अपनी हालत दुरुस्त करने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने बारे में सही तौर पर बता सके। मैंने लालटेन वापस बाहर निकाली और फिर अपने पाँव के करीब रखते हुए नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर मैंने उस लड़की की रस्सियां खोल दी। उसके कपड़ों से नागवार बू आ रही थी। आओ मेरे साथ, मैंने कहा और खुद सीढ़ियों की तरफ चल दिया। मैं जल्द अज जल्द तय खाने से निकल जाना चाहता था। यहाँ की बदबू मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। कुछ ही देर के बाद मैं और वो लड़की तय खाने से बाहर आ गए। मैं उस कमरे में रुका नहीं बल्कि बाहर बरामदे में आ गया। वो लड़की भी मेरे साथ ही कमरे से बाहर आ गई। कमरे से फौरी तौर पर बाहर आ जाने की वजह यह थी कि मैं देखना चाहता था कि शाकाल और उसके साथी तो नहीं आ रहे। अगर इस वक्त शाकाल आ जाता तो मुझे किसी सूरत मुआफ नहीं करता। मैंने लालटेन दोबारा बरामदे में लटका दी। बिस्तर पर बिठाने के बाद मैंने उसे पूछा, क्या तुम नहाना पसंद करोगी? हाँ, मगर शाकाल कहाँ है और तुम कौन हो? बस यूं समझ लो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक कैदी हूँ। तुम जल्द अज जल्द नहा लो और मेरे कपड़े पहन लो, लेकिन याद रखो तुम्हें सब कुछ जल्दी करना है, क्योंकि अगर शाकाल आ गया तो हो सकता है कि तुम्हें आज़ाद कराने की वजह से मुझे मौत के घाट उतार दे। मैंने उससे कहा और अपने बैग से कपड़े निकालने लगा। कपड़े निकालकर मैंने चारपाई पर रखे और उस लड़की से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बावर्ची खाने में पानी गर्म करता हूँ। मैंने पानी गर्म करके गुसल खाने में रख दिया और अपने कमरे में वापस आ गया। लड़की वहीं बिस्तर पर बैठी हुई थी। आओ चलो तुम्हें गुसल खाना दिखा दूं। मैंने कमरे में मौजूद लालटेन उठा लिया और बाहर की तरफ चल दिया। गुसल खाने के दरवाजे पर पहुंचकर एक लालटेन उसे देते हुए मैंने कहा, देखो जल्दी जल्दी नहा लो, हमारे पास टाइम कम है। उसने इस बात में सर हिलाया और लालटेन लेकर गुसल खाने में चली गई और मैं वापस कमरे की जानिब। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक आहट सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझा कि शाकाल आ गया, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि सुनाई देने वाली आहट बैरूनी दरवाजे की नहीं बल्कि गुसल खाने के दरवाजे की थी। मैंने गुसल खाने की तरफ देखा। वो लड़की लालटेन लिए चली आ रही थी। उसने मेरे कपड़े पहन रखे थे। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उससे कहा, जल्दी से बिस्तर में बैठ जाओ ताकि तुम्हें सर्दी कम लगे। वो मेरे साथ कमरे में आ गई। वो बिस्तर पर बैठ गई तो मैंने उस पर लिहाफ डाल दिया। उसने अच्छी तरह लिहाफ अपने जिस्म पर लपेट लिया। मैंने आतिशदान में आग रोशन कर दी और उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम खाना खाओगी? हाँ, मुझे शदीद भूख लगी है, उसने जवाब दिया। मैं बावर्ची खाने में आ गया और जल्दी जल्दी सालन गर्म करके मैंने बची हुई रोटियां दस्तरख्वान में लपेटी और वापस कमरे में आ गया। लड़की ना जाने कितने दिन की भूखी थी, वो जल्दी जल्दी से सारा खाना चट कर गई। हाँ, अब बताओ तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। मैं करीबी गांव की रहने वाली लड़की हूँ। एक मर्तबा शाकाल हमारे गांव में आया तो उसने मुझे देख लिया। मैं उसे पसंद आ गई और उसने मेरे वालिद के पास अपने दोस्तों को मेरा रिश्ता मांगने के लिए भेज दिया। मेरे वालिद जानते थे कि शाकाल जादू टूने करने वाला आदमी है और इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता। मेरे वालिद ने उसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने कई मर्तबा मेरे वालिद को शादी के लिए पैगाम भिजवाया, लेकिन हर बार शाकाल को इनकार सुनना पड़ा और फिर एक दिन वह मुझे अगवा करके ले आया। वो रोज़ाना मुझसे शादी करने को कहता है और मैं इनकार कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने चीख चीख कर कहा कि मैं उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और जब तय खाने का दरवाज़ा खुला तो मुझे उम्मीद थी कि शाकाल अंदर दाखिल होगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। अब बताओ कि तुम कौन हो और शाकाल कहाँ है? शाकाल अपने एक दुश्मन से लड़ने गया हुआ है। आज सुबह उसे आना था मगर वो अभी तक नहीं पहुंचा। अब तुम बताओ कि तुम्हें अपने गांव का रास्ता याद है? मैंने उसे अपने बारे में बताने की बजाय उससे पूछा। नहीं, मुझे अपने गांव का रास्ता नहीं मालूम, उसने गमगीन आवाज में जवाब दिया। देखो, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, एक खास हद से आगे नहीं जा सकता। अगर मैं जाने की कोशिश करूँ तो मेरा एक दुश्मन मुझ पर हमला कर देगा और मुझे अपनी कैद में कर लेगा या जान से मार देगा। इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। वो मेरी बात सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर बोली, क्या मेरे जाने के बाद शाकाल तुम्हें छोड़ देगा?
उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हारे फरार होने के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं उसे बताऊंगा कि मैं तो अपने कमरे में था। मैंने कहा, नहीं, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो बहुत कमीना आदमी है। वो किसी न किसी तरह पता लगा लेगा कि तुमने ही मुझे भाग जाने में मदद दी है। उस लड़की ने कहा, वो ठीक कह रही थी। फिर तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए, मैंने उससे पूछा। अभी उस लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब से आहट सुनकर मुझे अपनी रगों में खून खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। मैं समझ गया कि शाकाल आ गया है। मैंने परेशान नजरों से लड़की की तरफ देखा, मगर वो बैठी मुस्कुरा रही थी। लड़की की मुस्कुराहट देखकर कुछ लम्हों के लिए मेरी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो गई। मैंने सोचा कि इतनी खौफनाक सूरत हाल में, जबकि इसका दुश्मन सर पर पहुंच चुका है, वो क्यों मुस्कुरा रही है। मैं फौरी तौर पर इसकी वजह न जान सका और एक बार फिर मैं घर के बैरूनी दरवाजे पर होने वाली आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा हो गया। खौफ की वजह से मेरा हलक खुश्क हो गया और रगों में खून मुंजमद होता महसूस हो रहा था। मुझे मालूम था कि अभी कुछ ही देर बाद शाकाल मेरे सामने मौजूद होगा और लड़की को आज़ाद कराने के जुर्म में मुझे कोई भी सज़ा दे देगा। अगर शाकाल कोई आम आदमी होता और उसके साथी भी आम इंसान होते तो यकीनन मैं उनके मुकाबले के बारे में कुछ सोचता, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। शाकाल एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ पुरस्रार अलूम का माहिर था, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बलाएं और बदरूहें उसकी साथी थी। कुछ देर बाद हल्की हल्की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। ये शाकाल के साथियों की आवाज़ें थीं। मैंने एक बार फिर गैर इरादी तौर पर लड़की की तरफ देखा। वो अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और निहायत इत्मीनान से बैठी थी। शाकाल और उसके साथी आ गए। मैंने अटक अटक कर कहा, परेशान मत हो। लड़की ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लड़की ने निहायत मुतमईन लहजे में कहा, ये तुम कैसे कह सकती हो। अभी मैंने अपना जुमला पूरा नहीं किया था कि बाहर दिल हिला देने वाला शोर मच गया। उन खौफनाक आवाज़ों को सुनकर मैं काफ़ी खौफजदा हो गया। मैंने सवालिया नज़रों से लड़की की तरफ देखा। वो अब भी मुतमईन नजर आ रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, देखो, घबराओ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्या हो रहा है और मैं इतनी मुतमईन क्यों बैठी हूँ। मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक करीबी गांव में रहने वाली लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें हकीकत बताकर परेशान या खौफजदा करूँ। मेरा ख्याल था कि अगर शाकाल सुबह तक ना आया तो मैं तुमसे ये कहकर कि मुझे अपने गांव का रास्ता कुछ याद आ गया है, यहाँ से चली जाऊंगी। दरअसल रात में मैं बाहर नहीं आना चाहती थी और वैसे भी इतने अरसे कैद में रहने के बाद मैं कुछ आराम भी करना चाहती थी। खैर, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं किसी गाँव की लड़की नहीं हूँ। मैं दरअसल शामा की साथी हूँ। शाकाल से एक झड़प के दौरान मैं इसके हत्थे चढ़ गई। इसने मुझे कैद कर लिया। मैं पुरस्रार उलूम की इतनी बड़ी माहिर नहीं हूँ जितना शामा या शाकाल हैं, लेकिन फिर भी कई मौक़ों पर ऐसे दाव आजमा सकती हूँ कि कोई बड़े से बड़ा माहिर मेरे सामने घुटने टेक सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दुश्मन जिद्दोजहद करके कुछ देर बाद मेरे दाव का तोड़ कर सकता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। शाकाल मेरे दाव की वजह से बेबस है और उसके साथी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ जाना पसंद करोगे? मैंने अधूरा जुमला कहा और सोचने लगा कि क्या कहूँ। देखो, मेरे जाने के बाद शाकाल तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा और हो सकता है वो तुम्हें मार ही डाले। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो, लड़की ने मुझे समझाने के अंदाज में कहा। लेकिन कुछ दूर जाकर मेरा सांस बंद होने लगेगा और फिर मैंने खदशा जाहिर किया, अब ऐसा नहीं होगा। शाकाल ने तुम्हें जिस हिसार में कैद कर रखा था उसे ख़त्म करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बस अब तुम चलने की तैयारियां करो। लड़की ने मुझे इत्मीनान दिलाने के बाद चलने के लिए कहा। क्या मैं बैग उठा लूं? मैंने पूछा। हाँ, उठा लो और मेरे पीछे पीछे आओ, लड़की ने कहा और खुद कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने अपना बैग उठाकर कंधे पर डाला और उसके पीछे चल दिया। कमरे से बाहर आकर मैंने देखा कि शाकाल हमसे काफ़ी दूर खड़ा था और उस वक्त वो शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी साथी बलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हम पर हमला करना चाहती हूँ, लेकिन वो एक खास हद से आगे नहीं बढ़ रही थी। शोभा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ से भाग जाओगी, लेकिन याद रखो, अगर आइंदा कभी तुम मेरे हत्थे चढ़ी तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा, शाकाल ने धाड़ते हुए कहा। ये बात की बात है। लड़की जिसका नाम शोभा था इत्मीनान से बोली। फिर मुझसे मुखातिब हुई, आ जाओ मेरे साथ। उसने अपना जुमला खत्म करने के बाद कदम आगे बढ़ा दिए। उसका रुख घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ था। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। जूं जूं शोभा आगे बढ़ रही थी, शाकाल और उसके साथी हमसे दूर होते जा रहे थे। बलाएं उस वक्त भी खौफनाक आवाजें निकाल रही थी। तुमने अच्छा नहीं किया सुल्तान, मैं जानता हूँ कि तुमने ही शोभा को आज़ाद किया है, शाकाल ने खौफनाक लहजे में मुझसे कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा।
इसलिए कि मैं बावजूद सोचने के कोई ऐसा जुमला अपने जहन में तरतीब नहीं दे पाया जो मैं शाकाल से कह सकता। फिर मैंने उस पर से नजरें हटा ली और शोभा के पीछे चलता रहा। कुछ ही देर बाद मैं और शोभा घर से बाहर आ गए। बाहर हर तरफ गहरा अंधेरा था। शोभा एक जगह रुक गई। अब वो एक हैवले की सूरत में मुझे नजर आ रही थी। मैं भी रुक गया। मुझे अंदाजा था कि अंधेरे की वजह से उसे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो रुक गई है। मैंने परेशान होकर उससे पूछा, अब क्या करें? वो बोली, मुझे हल्का हल्का तो सब कुछ नजर आ रहा है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि हमें किस तरफ जाना है? नहीं, मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ ज्यादा दूर नहीं गया, मैंने जवाब दिया। उसने मजीद कोई बात नहीं की और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। मैंने परेशान होकर घर के दरवाजे की जानिब देखा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगले ही लम्हे शाकाल और उसके साथी बाहर आ जाएंगे और हम दोनों को पकड़ लेंगे। आओ मेरे साथ, शोभा ने कहा और एक तरफ को चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने एक मर्तबा फिर घर के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलबत्ता घर के अंदर से बुलाओं वगैरह की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। शोभा निहायत एहतियात के साथ काफी देर चलती रही। शोभा के आगे होने की वजह से मुझे रास्ता देखने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ रही थी। जब जहन से खौफ कुछ कम हुआ तो मुझे सर्दी का एहसास होने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। तकरीबन 2 घंटे तक हम दोनों यूं ही चलते रहे। कई छोटे बड़े पहाड़ों को हम अबूर कर चुके थे और अब दूर तक खुला मैदान हमारे सामने था। खुले इलाके में आने की वजह से मुझे और ज्यादा सर्दी लगने लगी। मैंने अपने बैग में हाथ डालकर एक स्वेटर निकाला और पहनने लगा। स्वेटर पहनकर मैंने शोभा से पूछा, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है, लेकिन ये चादर मुझे काफी हद तक सर्दी से बचाए हुए है, शोभा ने बताया। उसने घर से आते हुए बिस्तर पर मौजूद चादर साथ ले ली थी। तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई स्वेटर वगैरह दे सकता हूँ, मैंने कहा। अगर कोई ऐसी चीज है तो दे दो। मैं बैग में हाथ डालकर टटोलने लगा। फिर जल्द ही चंद कपड़ों के नीचे से मैंने एक स्वेटर निकालकर शोभा की तरफ बढ़ा दिया। उसने मुझे चादर देने के बाद स्वेटर पहन लिया और फिर चादर लपेट कर बोली, अब हम लोग शाकाल की हदूद से बाहर आ चुके हैं। हमें कहाँ जाना है? मैंने पूछा। शामा के पास, शोभा ने जवाब दिया और चलने लगी। मैंने भी कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उससे पूछा, हमें मजीद कितना सफर तय करना होगा? कम से कम 3 घंटे और चलना पड़ेगा हमें, उसने बताया। मुझे कुछ थकन महसूस हो रही है। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, शोभा ने कहा। फिर उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर का जायजा लिया। मैं समझ गया कि वो कहीं आराम करने के लिए जगह तलाश कर रही है। मैंने भी आसपास का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान हम दोनों रुके नहीं। तकरीबन 20 मिनट मजीद चलने के बाद हमें एक टूटी हुई बोसीदा इमारत नजर आई। शोभा इमारत के करीब रुककर उसका जायजा लेने लगी। मैं भी इमारत की टूटी हुई खिड़कियों और दरवाजों वगैरह को देखने लगा। मेरा ख्याल है हमें कुछ देर यहीं आराम कर लेना चाहिए, शोभा ने कहा। उसके कहने के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो मुझसे भी राय चाहती है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने उसकी तायद की तो उसने इमारत के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। इमारत के अंदर अंधेरा बहुत गहरा था। बाहर बहुत देर अंधेरे में होने की वजह से हमें आसपास का माहौल काफी हद तक वाज़ेह दिखाई देने लगा, लेकिन इमारत के अंदर गहरे अंधेरे की वजह से हम दोनों कुछ देखने से कासिर थे। अब क्या करें? मैंने शोभा से पूछा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, शोभा ने जवाब दिया। मैं खामोश रहा, वो भी खामोश थी। मुझे अंदाजा था कि वो इमारत के किसी महफूज हिस्से में जाने के बारे में सोच रही है। मैं खुद भी इस बारे में सोचने लगा। अचानक किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराहट से लबरेज लहजे में शोभा से पूछा, ये कैसी आवाज है? मेरा ख्याल है कोई जानवर है, शोभा ने जवाब दिया। क्या वापस बाहर चलें? मैंने पूछा। हाँ, यही करना होगा, शोभा ने जवाब दिया। तो मैंने फौरन इमारत से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद हम दोनों बाहर आ गए। बहुत देर तक तेज तेज चलते रहे। इस दौरान हम दोनों पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहे थे। अच्छा हुआ कि उस जानवर ने हम पर हमला नहीं किया। अगर हम मजीद आगे बढ़ते तो वो यकीनन हम पर हमला कर देता, शोभा ने कहा। मेरा ख्याल है वो कोई भेड़िया था। हाँ, हो सकता है, मैंने कहा। हम दोनों मजीद बातचीत किए बगैर काफी देर तक चलते रहे। हमारे चलने की रफ्तार अब भी तेज थी। तेज रफ्तारी की वजह से सर्दी का एहसास काफी हद तक कम हो गया। अचानक एक लम्हे को सारा माहौल रोशन हो गया। इसके फौरन बाद बादलों की गरज सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ देखा और शोभा से मुखातिब हुआ। लगता है बारिश होगी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, शोभा ने कहा। अब तो हमें लाजमी कोई महफूज जगह तलाश करना होगी, मैंने कहा। मुझे रास्ता याद आ गया है। यहाँ से कुछ फासले पर एक गांव है। हमें जल्द अज जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, शोभा ने कहा और चलने की रफ्तार मजीद तेज कर दी। मैंने उसकी पैरवी की। कुछ दूर चलने के बाद बारिश के चंद कतरे मेरे चेहरे से टकराए। मुझे अंदाजा हुआ कि बारिश ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन ये चंद कतरे तेज बारिश की शुरुआत हो सकते थे। और तेज चलो।
शोभा ने कहा और चलने की रफ्तार और तेज कर दी। कितनी दूर है गांव? मैंने पूछा। अभी कुछ दूर है, शोभा ने जवाब दिया। हम दोनों तेज रफ्तारी के साथ काफी देर तक चलते रहे। फिर अंदाजा हुआ कि दूर कुछ दरख्त और ऊंची नीची दीवारें वगैरह हैं। ये देखकर मुझे पता चल गया कि हम गांव के करीब पहुंच चुके हैं। अचानक एक लम्हे के लिए फिर सारा माहौल रोशन हो गया और कुछ दूर मौजूद मकानात और दरख्त वगैरह साफ नजर आने लगे। बादलों की गरज चमक के साथ ही बारिश शुरू हो गई। शोभा और मैं तेज तेज कदम बढ़ाते एक मकान के करीब पहुंच गए। फिर शोभा ने फौरन ही दरवाजे पर दस्तक दे दी। कुछ देर इंतजार के बाद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो शोभा ने एक बार फिर जोर से दस्तक दी। कौन है? अंदर से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। हम मुसाफिर हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने की वजह से यहाँ आ गए हैं, शोभा ने जवाब दिया। चंद लम्हों बाद कुछ आहटें सुनाई दी। साफ जाहिर था कि अंदर से कुंडी खोली जा रही है और फिर दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। एक आदमी ने चेहरा बाहर निकालकर जायजा लिया। अंदाजा हो रहा था कि वो काफी उम्र रसीदा है। हम लोग सुबह तक आपके यहाँ वक्त गुजारना चाहते हैं, हमारी गाड़ी। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो शख्स एक तरफ हटते हुए बोला, अंदर आ जाओ। हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। उस शख्स ने दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद हाथ में पकड़ी माचिस की तीली जलाई और उसे बुझने से बचाने के लिए उसके दोनों तरफ हाथ इस तरह रख दिए कि हवा शोले तक न पहुंच सके। माहौल थोड़ा सा रोशन हो गया। वो शख्स आगे बढ़ गया और फिर चंद कदम के फासले पर मौजूद एक कमरे के दरवाजे पर रुक गया। उसने जलती हुई तीली जमीन पर फेंक दी और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर रोशनी हो रही थी। वो शख्स अंदर दाखिल होते हुए बोला, अंदर आ जाओ। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गए। कमरा काफी गर्म था। अंदर एक चारपाई थी जिस पर बिस्तर मौजूद था और लिहाफ की तरतीब बता रही थी कि यह बिस्तर हमारे साथ मौजूद शख्स का ही है। फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। आतिशदान में राख के नीचे कुछ रोशन कोयले दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर ही मुझे काफी सुकून महसूस हुआ। एक जानिब ताक में एक तेल का दिया जल रहा था। तुम लोग बैठो, मैं आग जलाता हूँ, उम्र रसीदा शख्स ने कहा और आतिशदान की तरफ बढ़ गया। मैं और शोभा चारपाई पर बैठ गए और कमरे का जायजा लेने लगे। उम्र रसीदा शख्स कुछ देर आतिशदान के करीब बैठा आग जलाता रहा और जब लकड़ियों ने अच्छी तरह आग पकड़ ली तो वह हमारे पास आ गया। हाँ, अब बताओ तुम लोग कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? हम मियाँ बीवी हैं। अगले गांव में मेरी ससुराल है। हम लोग वहीं जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और मजबूरन हमें गाड़ी छोड़ना पड़ी। मौसम भी खराब है और बारिश भी शुरू हो गई, तो हम लोगों ने सुबह तक कहीं पनाह लेने के बारे में सोचा और यूं तुम्हारे घर तक आ गए। मैंने उसे एक फर्जी कहानी सुनाई। इस दौरान वो शख्स चारपाई पर बैठ चुका था। आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? शोभा ने उम्र रसीदा शख्स से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग जब तक चाहो मेरे पास रह सकते हो, उस शख्स ने खुश दिली से कहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने हमसे पूछा, कुछ खाओगे तुम लोग? नहीं बाबा, हमें भूख नहीं है, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर मैं तुम लोगों के सोने का बंदोबस्त करता हूँ, उस शख्स ने उठते हुए कहा। फिर आतिशदान के करीब से माचिस उठाकर बाहर चला गया। मैंने शोभा की तरफ देखा। वो सर झुकाए कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? मैंने उससे पूछा। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत कुछ। अब हमें शाकाल की तरफ से कोई खतरा तो नहीं? मैंने पूछा। जिस तरह आम दुनिया में किसी को अपने दुश्मन से हर वक्त खतरा हो सकता है, उसी तरह पुरस्कार दुनिया में भी दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शाकाल में इतनी हिम्मत नहीं कि अब वो हम पर हमला कर सके। इस वक्त शामा को पता चल चुका है कि मैं शाकाल की कैद से आज़ाद हो चुकी हूँ। वो किसी भी हमले की सूरत में हमारी न सिर्फ मदद करेगा बल्कि इस वक्त वो हमारी हिफाजत भी कर रहा है। उसे कैसे पता चला कि तुम आज़ाद हो चुकी हो? मैंने बेख्तियार पूछा। फिर मुझे अपने इस अहमकाना सवाल का एहसास हुआ, क्योंकि शामा पुरस्कार अलूम का बहुत बड़ा माहिर है। उसके लिए ये मालूम करना मुश्किल नहीं था, लेकिन चूंकि मैं ये सवाल कर चुका था इसलिए शोभा को जवाब देने से बाज नहीं रख सकता था। पुरस्कार अलूम के माहिरों के पास मुख्तलिफ ताकतें होती हैं। उनमें से एक ताकत ये भी होती है कि वो कोसों दूर के हालात जान सकती हैं, शोभा ने बताया। और क्या ये भी हो सकता? अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और उम्र रसीदा शख्स जिसे मैंने बाबा कहकर मुखातिब किया था अंदर दाखिल हुआ और बोला, तुम लोग मेरे साथ आओ। हम दोनों उठ खड़े हुए। फिर मैं बाबा के पीछे चल दिया। मेरे पीछे शोभा आ रही थी। कुछ देर के बाद बाबा हमें एक और कमरे में ले आया। ये कमरा भी काफ़ी गर्म था। यहाँ भी ताक में तेल का एक दिया जल रहा था। यहाँ 3 चारपाइयाँ मौजूद थी जिन पर लिहाफ और गद्दे वगैरह रखे हुए थे। आतिशदान में तेज आग जल रही थी। जमीन पर एक साफ सुथरी दरी बिछी हुई थी। तुम लोग यहाँ आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, बाबा ने कहा और खुद कमरे से बाहर जाने लगा। फिर रुक कर बोला, दरवाज़ा बंद नहीं करना, मैं तुम्हें पानी ला देता हूँ। बाबा के जाने के बाद शोभा और मैंने अपने जूते कमरे के कोने में रख दिए ताकि दरी खराब ना होने पाए और फिर एक चारपाई पर आकर बैठ गए। मैंने पूरे कमरे पर एक तायराना निगाह डाली। उसके बाद मैं आतिशदान में जलती हुई आग को देखने लगा।
चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और बाबा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक गिलास और पानी का एक जग था। उसने दोनों चीजें मुझे थमा दी और फिर कोई बात किए बगैर वापस चला गया। मैंने गिलास और जग एक जानिब दरी पर रखकर शोभा से पूछा, यकीनन तुम्हें थकन महसूस हो रही होगी। हाँ, और यकीनन तुम भी थक गए होगे। अब हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, उसने कहा और फिर दूसरी चारपाई की तरफ चली गई। उसने चारपाई पर रखा लिहाफ खोला और फिर लिहाफ ओढ़कर बैठ गई। तुम भी लिहाफ ओढ़ लो, उसने कहा। मैंने आतिशदान की तरफ देखा। आग मुनासिब थी, अलबत्ता उसमें एक दो लकड़ियां डालने की गुंजाइश थी। मैंने उठकर एक लकड़ी और आग में डाल दी और शोभा की तरह लिहाफ ओढ़कर बैठ गया। फिर मैंने तकिए को दीवार के साथ लगाया और उसे टेक लगाकर बैठ गया। यह तरीका सही है। शोभा ने भी अपना तकिया दीवार के साथ लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी छाई रही। मुझे नहीं मालूम कि शोभा क्या सोच रही है, अलबत्ता मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। मुझे अपना घर और माँ वगैरह याद आने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि शोभा और शामा वगैरह मेरे साथ किस तरह पेश आएंगे और कब मुझे आज़ाद करेंगे। मैंने शोभा से पूछा, शोभा क्या ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे साथ शामा के पास जाऊं? उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? हाँ यकीनन, और मेरा ख्याल है कि अब मेरे घर चले जाने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे घर चले जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो। तुम क्या समझते हो कि अगर तुम अपने घर चले जाओगे तो अपने दुश्मन शाकाल से महफूज रह सकोगे? उसने कहा और सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। वो सही कह रही थी। यकीनन शाकाल अब मुझे अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझ रहा होगा और मुझे ये याद रखना चाहिए कि जब भी उसके हत्थे चढ़ूंगा वो मुझसे कोई रियायत नहीं करेगा। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जब तक शाकाल का हम लोग कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर देते तुम हमारे साथ ही रहो, शोभा ने मुझे मशवरा दिया। मैंने मजीद कुछ ना कहा और तकिए से सर लगाकर फिजा में घूरते हुए सोच में डूब गया। कुछ देर के बाद शोभा ने कहा, तुम भी सोच रहे होगे कि ये किन चक्रों में फंस गए। तुम ठीक कहती हो। पहले मैं पुरस्कार वाकयात पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन जब मैं इन चक्रों में फंसा तो मुझे यकीन आया कि ये सब कुछ हकीकत है। शहरों, गाँव और दीगर पुरौनक जगहों पर रहने वाले अक्सर लोग पुरस्कार वाकयात और बलाओं वगैरह पर यकीन नहीं रखते, इसलिए कि पुरस्कार माहौल शहरों, गाँव, देहातों और पुरौनक जगहों से दूर वीरानों में होता है। यहाँ वो तमाम चीज़ें होती हैं जिन्हें शहरों वगैरह में रहने वाले लोग नहीं जानते, इसलिए कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ उन्हें ऐसी चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ता, शोभा ने बताया। यकीनन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शोभा, ये बताओ कि अंदाजन कब तक शाकाल का बंदोबस्त हो जाएगा? वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी और उसकी दुश्मनी काफ़ी अरसे से चली आ रही है। कई बार हम उसको भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं और एक मर्तबा तो वो मुकम्मल तौर पर हमारी गिरफ्त में आ गया, लेकिन ऐन मौके पर उसे होश आ गया और वो किसी चिकनी मछली की तरह हमारी गिरफ्त से निकल गया। उसके बाद हम लोगों ने उस पर कई बार हमला किया, लेकिन उसने भी पूरी तरह तैयारी की हुई थी। हमें हमला करने के बाद मजबूरन पीछे हटना पड़ा और इस दौरान उसने मुझे अगवा कर लिया और मेरे वापस जाने के बाद मुझे यकीन है कि शामा एक बार फिर उससे मारका करेगा। उम्मीद है कि हम अनकरीब उसे शिकस्त दे देंगे, उसके बाद तुम वापस जा सकोगे। मैं समझ गया कि शोभा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह रही है कि वो लोग अनकरीब शाकाल को शिकस्त दे देंगे, वरना साफ जाहिर था कि शाकाल को शिकस्त देने में ताखीर भी हो सकती है और ये ज़रूरी भी नहीं कि शोभा और शामा ही शाकाल को शिकस्त दें। यह भी हो सकता था कि शाकाल कोई ऐसा दाव मारे कि शामा और शोभा को शिकस्त हो जाए। ऐसी सूरत में मेरी भी खैर नहीं थी, मैं बुरी तरह फंस गया था। शोभा की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा घर जाना आसान नहीं। मुझ पर मायूसी छाने लगी और मुझे अम्मी वगैरह शिद्दत से याद आने लगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी अम्मी और दीगर लोगों से मिलकर वापस आ जाऊं? इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं। मैंने शोभा से कहा। वो बोली, मैं इस बारे में तुम्हें शामा से मुलाकात के बाद बताऊंगी। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि कोई ऐसी सूरत हाल बना लेना कि मैं घर वापस जा सकूं। मैंने शोभा से कहा, आइंदा तुम मुझसे इस अंदाज में बात मत करना। शोभा ने बुरा मानते हुए कहा, वो दरअसल मैं सिर्फ इतना ही कह सका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम्हारी कितनी कदर है। मैं तुम्हें अपना मोहसिन समझती हूँ, फिक्र न करो। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें घर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं शाकाल की शिकस्त से तुम्हें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे घर पहुँचाने का बंदोबस्त ना कर सकी तो तब भी कम अज़ कम कोई ऐसी सूरत हाल बना लूँगी कि तुम अपने घर वालों से मिलकर वापस आ सको। अपनी बात ख़त्म करके वो कुछ सोचने लगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शाकाल और शामा कौन हैं और तुम कौन हो? मैंने खामोश फिजा में आवाज़ से इर्ताश पैदा करते हुए शोभा से पूछा। उसने फौरन कोई जवाब ना दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो किसी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद वो बोली,
शाकाल और श्यामा पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये मुझे श्यामा ने बताया, क्योंकि जब से मैं श्यामा के पास हूँ उसे शाकाल का दुश्मन देखा है। खैर, तो मैं बता रही थी कि श्यामा और शाकाल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों बड़े अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते, इसलिए उन्हें ज़िंदगी में कभी कोई माली परेशानी नहीं आई। उन्होंने इकट्ठे बीए किया। उसके बाद उन्हें पुरस्कार अलूम सीखने का शौक़ पैदा हुआ। इस शौक़ के पेश नज़र उन्होंने एक उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार कर ली। उनके उस्ताद ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सबक देने शुरू कर दिए। इसके बाद एक रोज़ उनके उस्ताद ने उनसे कहा, अब अगर वो दोनों मज़ीद आगे सीखना चाहती हैं तो उन्हें अपने घर बार छोड़कर उनके साथ पहाड़ों में चलना होगा। श्यामा और शाकाल उसके साथ चलने पर तैयार हो गए। एक और दिलचस्प बात तुम्हें बताती चलूं कि श्यामा और शाकाल के असली नाम अजय और संतोष हैं। उनके उस्ताद ने उनका नाम श्यामा और शाकाल रखा। इसी तरह मेरा नाम भी रखा और मैं क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। श्यामा और शाकाल अपने उस्ताद के साथ पहाड़ों में आ गए तो उस्ताद ने उनकी तरबियत शुरू कर दी। एक रोज़ उनके उस्ताद ने उन्हें एक ख़ास अमल सिखाना चाहा तो पता चला कि श्यामा की तबीयत ख़राब है। उस्ताद ने सोचा कि जब श्यामा की तबीयत ठीक होगी तो उसे भी अमल बता दिया जाएगा। इस अमल के ज़रिए किसी भी इंसान को अपने पास 1-1.5 माह रखने के बाद उसे किसी भी बला वगैरह की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। तुमने शाकाल के पास जितनी बलाएं वगैरह देखी उसने उन सबको इसी अमल के ज़रिए बनाया है। पहले वो सब भी आम इंसान ही थे और मेरा ख्याल है कि अगर तुम मज़ीद कुछ अरसा उसके पास रहते तो हो सकता था कि वो तुम्हें भी अपने किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करता। शोभा की बात सुनकर खौफ की एक लहर मुझे अपने जिस्म में महसूस हुई। उसी वक्त शोभा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। शायद मेरे अंदरूनी खौफ के तासुरात मेरे चेहरे पर नुमाया हो गए और शोभा ने उन्हें देख लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम उसकी कैद से आज़ाद हो चुके हो और अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तुम्हें क्या बता रही थी? शोभा ने अपना सर खुजाते हुए कहा। तुम बता रही थी कि शाकाल को उसके उस्ताद ने अमल सिखा दिया, जबकि श्यामा की तबीयत। अभी मैंने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि शोभा बोली, हाँ, मुझे याद आ गया। शाकाल को ये अमल उसके उस्ताद ने 3 दिन में सिखाया। इस दौरान श्यामा की तबीयत खराब रही। शाकाल को ये अमल सिखाने के दूसरे दिन ही श्यामा के उस्ताद की तबीयत खराब हो गई। शाकाल किसी काम से कुछ दिन के लिए शहर गया हुआ था। इसी दौरान उस्ताद का इंतकाल हो गया। उस्ताद मरने से पहले श्यामा को एक ऐसी किताब दे गया जिसमें बहुत से अमल लिखे थे। उस्ताद ने यह भी कहा कि जब शाकाल वापस आए तो श्यामा और शाकाल मिलकर वो अमल कर लें। शाकाल जब वापस आया तो श्यामा ने उससे वो अमल सिखाने को कहा जिसके ज़रिए इंसान को बला वगैरह का रूप दिया जा सकता है। शाकाल ने श्यामा को वो अमल बताने में टाल मटोल शुरू कर दी और उससे वो किताब देखने की ख्वाहिश जाहिर की जो उस्ताद मरने से पहले उसे दे गया। श्यामा ने जिद की कि शाकाल पहले उसे अमल बताए, क्योंकि उसे कुछ शक हो गया था कि शाकाल अमल बताने से गुरेज कर रहा है। बस यहीं से उन दोनों के दरमियान तलखियों का आगाज हुआ और फिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि शोभा ने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने उससे पूछा। मैं भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन ही से मुझे हैप्नोटिज्म वगैरह सीखने का शौक़ था। शोभा ने बताना शुरू किया। मैं श्यामा के घर के करीब ही रहती हूँ, इसलिए इन लोगों से हमारी पुरानी वाकफियत भी है। एक मर्तबा श्यामा घर आया तो बातों बातों में मैंने उसे अपने शौक़ के बारे में बताया। श्यामा ने मुझे बताया कि पुरस्कार अलूम को सीखने के लिए इंसान को दुनिया से ताल्लुक़ तकरीबन ख़त्म कर देना पड़ता है। मैंने उसे बताया कि मैं अपने शौक़ की खातिर ऐसा कर सकती हूँ। यूँ मैं उसके साथ रहने लगी। तुम पुरस्कार अलूम सीख कर क्या करोगी? मैंने पूछा। शोभा धीरे से हंसी और बोली, ये बड़ा दिलचस्प शौक़ है। पुरस्कार अलूम सीखने का ख्वाहिशमंद कोई भी इंसान ये सब कुछ सीखना शुरू करता है तो फिर उसे आगे ही बढ़ने की जुस्तजू होती है। शाकाल वाला वाक़या तो इत्तफाकन मेरे साथ पेश आ गया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि इत्तफाकन श्यामा और शाकाल के दरमियान खौफनाक दुश्मनी चल पड़ी, वरना पुरस्कार दुनिया में दुश्मनियाँ कम ही होती हैं। मैं सिर्फ शाकाल के खौफ की वजह से अपना शौक़ ख़त्म नहीं कर सकती और फिर मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल वो हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, इसलिए कि श्यामा के पास उससे ज़्यादा इल्म है। उसके लहजे में अज़्म और हिम्मत की आमेज़िश थी। मैंने शोभा से पूछा, तुम किस शहर की रहने वाली हो? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद कपड़े के व्यापारी हैं। दिल्ली में हमारा अपना बंगला है, शोभा ने बताया। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह मेरी कार खराब हुई और फिर मेरा ढांचों वगैरह से वास्ता पड़ा। शाकाल कह रहा था कि वो ढांचे श्यामा के हैं और श्यामा इंसानों को पकड़कर उन्हें ढांचों में तब्दील कर देता है। शाकाल ने तुमसे झूठ बोला है। श्यामा ने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया। अलबत्ता शाकाल अब पूरी तरह शैतान का पुजारी बन चुका है। ये तमाम ढांचे उन इंसानों के हैं जिन्हें शाकाल ने कुछ अमलियात की खातिर मौत के घाट उतारा। फिर जब एक बार श्यामा और उसकी लड़ाई हुई तो श्यामा ने उन ढांचों को अपने कब्जे में कर लिया।
ये ढांचे अब शामा के इलाके की हिफाजत करते हैं। तुम ढांचों को अपनी आंखों से देख चुके हो। उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका काम यह है कि वो किसी को शामा के इलाके में दाखिल न होने दें। इसके अलावा भी उनके जिम्मे कई काम हैं, शोभा ने बताया। अचानक बादलों की गरज सुनाई दी और बाहर तेज बारिश होने की आवाज आने लगी। मैंने गैर इरादी तौर पर शोभा की तरफ देखा। वो तकिए से सर टिकाए सो रही थी। मैंने अपना तकिया दीवार से हटाकर चारपाई पर रख दिया और लेट गया। फिर मुझे पता नहीं चला कि किस वक्त नींद की आगोश में चला गया। रात के ना जाने कौन से पहर मेरी आंख खुल गई। हो सकता है लिहाफ मेरे ऊपर से हट गया हो और सर्दी की वजह से मेरी नींद टूट गई हो। जब मेरी आंख खुली तो लिहाफ काफी हद तक मेरे ऊपर से हटा हुआ था। मैंने लिहाफ अपने ऊपर खींचा और एक नज़र शोभा की चारपाई की तरफ भी डाली। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि शोभा वहाँ नहीं। मैं अपने बिस्तर से बाहर आ गया। जूते पहनने के बाद मैंने अपने बैग में से बरसाती निकाली और उसे पहनकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर अंधेरा था और पानी जोरों शोर से बरस रहा था। मैंने वहीं खड़े खड़े आसपास का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही बारिश का पानी मेरे सर और कपड़ों पर गिरने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने फैसला किया कि अंदाजे से सारे घर का जायजा लेकर शोभा को तलाश करना चाहिए। मुझे अंदाजा था कि घर ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं अपने दाएं तरफ चल दिया। कुछ देर बाद मैंने पूरे घर में शोभा को तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैं वापस कमरे में आ गया। आतिशदान में कुछ सुरख कोयले दिखाई दे रहे थे। मैंने उन्हीं से हाथ तापने शुरू कर दिए, लेकिन मेरा जहन मुसलसल शोभा के बारे में सोच रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे घर से बाहर निकलकर भी देखना चाहिए। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गया। मैं घर के बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाजे की चिटखनी हाथ से छूकर देखा तो खुली हुई थी। इसका साफ मतलब था कि शोभा घर से बाहर गई है। बाहर का ख्याल आते ही मेरे बदन में खौफ की लहरें दौड़ने लगी। मुझे डर था कि बाहर जाने पर मेरे साथ कोई हादसा या खौफनाक वाकया ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और फिर गर्दन बाहर निकालकर इधर उधर देखा। मुझे कोई दिखाई ना दिया। मैं घर से बाहर आ गया। अभी मैं वापस घर में जाने या ना जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक आसमान पर बिजली चमकी। चंद लम्हों के लिए सारा माहौल रोशन हो गया। उसी रोशनी में मैंने दूर दूर तक देखा, मगर शोभा कहीं नजर न आई। क्या शोभा को तलाश कर रहे हो? अचानक मेरे दाएं जानिब से आवाज आई। मैंने चौंक कर दाएं जानिब देखा। वहां एक शख्स खड़ा था जिसके खदोखाल वाज़ेह तौर पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने जिस्म पर काला लिबास पहन रखा था। फिर गौर से देखने पर मुझे अंदाजा हुआ कि उसने मुंह पर भी कपड़ा लपेट रखा है। तुम कौन हो? मैंने हैरानी और परेशानी से पूछा। वो शख्स धीरे से हंस कर बोला, शायद कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने उसे झूठ कहा, हालांकि मैं कुछ खौफजदा था। शोभा ही ने मुझे भेजा है। शाकाल के कुछ साथियों ने उस पर हमला कर दिया है, इसलिए शोभा को अपने दिफा के लिए यहाँ से जाना पड़ा। उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। शोभा ने कहा था कि मैं धीरे से तुम्हारे कमरे में दाखिल हो जाऊं और अगर तुम्हें सोता हुआ देखूं तो तुम्हें जगाकर सूरत हाल से आगाह कर दूं, लेकिन तुम यहीं मिल गए। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं वही आदमी हूं जिसके पास जाने के लिए शोभा ने तुम्हें भेजा है? मैंने तशवीश जाहिर की। एक बात तो यह है कि उसने मुझे तुम्हारा हुलिया बता दिया था, और फिर तुम अच्छी तरह जानते हो कि पुरस्कार दुनिया में किसी को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं। उस शख्स ने वजाहत की। मैंने मुतमईन होकर गर्दन हिलाई। शोभा इस वक्त कहाँ है? वो गांव से बाहर है। उसका कहना है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊं ताकि तुम शाकाल की तरफ से किसी भी किस्म के हमले से महफूज रह सको। उस शख्स ने वजाहत की। क्या मैं अपना सामान भी साथ ले लूं? मैंने उससे पूछा। हाँ, अगर ज़रूरी हो तो ले लो, उसने जवाब दिया। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, मैंने कहा और कमरे में आ गया। अपना बैग वगैरह उठाने के बाद मैंने हसरत से उस कमरे का जायजा लिया। कितना सुकून था यहाँ, जबकि अब मुझे बाहर सर्दी में जाना था और पता नहीं कब तक ऐसे हालात में रहना था। फिर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने माल के मकान के कमरे के दरवाजे पर एक निगाह डाली और घर से बाहर आ गया। ले आए सामान? बाहर मौजूद शख्स ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, उसने कहा और एक तरफ चलने लगा। क्या अब भी शोभा शाकाल के साथियों से जंग में मसरूफ है? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन ये जंग तुम्हारी बंदूक गोली वाली नहीं, ये अमलियात की जंग है और शोभा इस वक्त अमलियात में मसरूफ है, उस शख्स ने बताया। कुछ देर हम खामोशी से चलते रहे। फिर मैंने उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो? मैं शोभा का साथी हूँ, उसने जवाब दिया। शोभा का साथी? मैं हैरत से बोला, लेकिन शोभा ने तो तुम्हारे मुतल्लिक नहीं बताया था। शाकाल की तरफ से हमले से पहले शोभा को भी मालूम नहीं था कि और साथी उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे, उसने बताया। मैं अब भी कुछ समझ नहीं सका हूँ, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। उसने धीरे से हंस कर कहा, हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें अक्सर बातें समझ नहीं आएंगी। खैर, हम तुम्हें बता दिया करेंगे।
श्यामा को मालूम हो चुका था कि शोभा शाकाल की कैद से आज़ाद हो चुकी है और उसके इलाके से बाहर आ चुकी है। श्यामा ने हमें उसे लाने के लिए भेजा, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही शाकाल ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले के मुतल्लिक शोभा को भी इल्म हो गया। उसने बर वक्त कार्रवाई करके उस हमले को नाकाम बना दिया। इधर हम भी उसकी मदद को पहुँच गए। अब हमें मजीद कितनी दूर जाना है? मैंने पूछा। दरअसल मुझे सर्दी महसूस हो रही थी और मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द शोभा के पास पहुंच जाऊं। ज्यादा दूर नहीं है, वैसे भी हम गांव के बाहर तो आ चुके हैं, उस शख्स ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। कुछ देर चलने के बाद वो शख्स मुझे लेकर एक टूटे फूटे खंडर में आ गया। मैं उसकी रहनुमाई में चलता हुआ खंडर के एक टूटे हुए कमरे में आ गया। कमरे में एक जानिब कुछ लकड़ियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी में कमरे की हर चीज़ काफ़ी हद तक वाज़ेह नज़र आ रही थी। लकड़ियों के जलने की वजह से यहाँ बाहर की निस्बत सर्दी बहुत कम थी और मुझे यहाँ सुकून महसूस हो रहा था। अचानक मैं ठिठक गया। शोभा एक जानिब रस्सियों से बंधी पड़ी थी। ये सब क्या है? मैंने हैरत से उस शख्स से पूछा। उसने नकाब अभी तक चेहरे से नहीं हटाई। वो हंस कर बोला, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ये सब क्या है? मैं कुछ परेशान हो गया। देखो, तुम्हें यहाँ तक कंधे पर उठा कर लाना ज़रा मुश्किल काम था, इसलिए मैं तुम्हें पैदल चला कर ले आया। क्या तुम समझते हो कि शाकाल कमज़ोर इंसान है? अब तुम दोनों को वापस वहीं पहुंचा दिया जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर खौफजदा हो गया और उसकी तरफ देखा। अभी मैं मजीद कुछ सोचना चाहता था, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझ पर गनूदगी तारी हो रही है और फिर चंद ही लम्हों में मैं दुनिया की हर चीज़ से बेखबर हो गया।